हम आपसे लाखों बार माफ़ी मांग लें निर्भया, लेकिन फिर भी हम लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं। तुम्हें जीने का अधिकार था और हम लोग बचा नहीं पाए। शायद मुझे लगता है कि अगर कोई पिछला जन्म रहा होगा तो वो मेरी बहन ही रही होगी। 7 साल इस केस को क्यों लग गए? इस देश में पहली बार किसी रेपिस्ट को 1 मिनट के अंदर 4 रेपिस्ट को हैंग कर दिया गया। 7 ईयर लगने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो आपके मन से मैं कहना चाहती हूँ, उन सारे अपराधियों ने एक एक करके उस टाइम का जो लूप होल था उसका अपने फेवर में यूज किया। तो कहीं लॉ के लूप होल्स के वजह से भी ये मैटर काफ़ी डिले हुआ। क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट इतने इफेक्टिव हो पाए? मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पर भी ये काफ़ी अच्छा आपने इशू उठाया स्मृति जी। हम कितना भी डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, कितना भी हम स्ट्रिक्ट कानून बना लें, उनका इम्प्लीमेंटेशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप ये बात से आप अग्री करेंगी कि क्या यही स्लोड जस्टिस प्रोसेस है या जस्टिस सिस्टम है? अगर टाइम बाउंड जस्टिस अगर मिले तो डेफिनेटली उसका डिटरेंस होगा। अगर मैं बात करूं, आपके सामने एग्जांपल देकर के एक निठारी कांड हुआ नोएडा में, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके साइड पे बहुत सारे लूप होल थे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिला और वो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर एक शातिर एक्यूज्ड समाज में जा कर के क्या मैसेज दे रहा है, कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको लगता है कि 16 साल जो उम्र है रखी गई है जुवेनाइल्स की, वो सफिशिएंट है या इसको चेंज करना चाहिए? एक बच्चा, उसको नहीं पता है जब वो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में कि जो वो कर रहा है वो क्राइम है क्या है, उसको नहीं पता है। मेरे पास एक केस है नोएडा का, वो बच्ची 8 साल की है और जो बेटा है वो 4 साल का है। उन बच्चों के जो अंकल हैं वो उनके साथ फिंगरिंग करते थे। मेरे पास एक और सेम केस है, इसी तरीके का क्राइम केस है। वो बच्ची अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, 21 ईयर की है। जब वो 14 साल की थी, उसके रियल मासी के दो बेटों ने उसके साथ रेप करा। श्रद्धा वॉलकर केस के बारे में भी बात करूंगी। 2022 का ये केस था। सीमा जी, इस केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? वो व्यक्ति को अगर कोई भी देखेगा, उस एक्यूज्ड को, तो ये कहेगा उसके अंदर जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, वो हंसता है बैठ करके। उसके बाद आप देखेंगे रिसेंटली सेम नेचर के करीब 5-6 महीने तक लगातार केसेस आए। इस सारे केसेस में आप सिमिलरिटी देखेंगे, लिविंग पार्टनर हैं और वो ये क्राइम कर रहे हैं। कोलकाता के जो केस हुआ है रेप केस, उसके बारे में भी बात करूंगी। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए आप आगे का रास्ता क्या देखती हैं? सभी लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से उस बेटी के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है कि ये किसी एक व्यक्ति का क्राइम नहीं है, इसमें बहुत सारे कल्प्रिट हो सकते हैं। अभी रिसेंटली जब ये कोलकाता वाला केस हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब कोई क्राइम होता है तो उसका कवरेज है, लेकिन जब कन्विक्शन होता है तो उसका कवरेज भी उतना ही होना चाहिए, सजा का भी। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज जागरण मंथन के इस एपिसोड में हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सीमा खुशवाहा। ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, और ख़ास बात यह है कि 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसमें निर्भया की ओर से उन्होंने ये केस लड़ा था, और सबको पता है कि नतीजा क्या रहा था। 2020 में जो डेथ सेंटेंस कॉन्विक्ट्स को मिला था उसके पीछे बहुत मेहनत थी। उसी के साथ साथ 2022 में जो श्रद्धा वॉलकर केस रहा था वो भी इन्होंने लड़ा है, और अभी तो मैं स्टेटस के बारे में पता करूंगी उनसे। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जो इन्होंने बखूबी एक विमेन, एम्पावर्ड विमेन अगर मैं कहूँगी तो गलत नहीं होंगी, इन्होंने सामने से आकर के लड़े हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जिन पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर के। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी कि आपने आज बहुत अच्छे इशू पर मुझे इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा जी, 2012 निर्भया रेप केस, गैंग रेप एंड मर्डर केस, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा ये एक मुद्दा था देश के सामने उस वक्त। दिसंबर का महीना, और जिस तरह से पूरा देश एक पर्पस के लिए एकत्रित हुआ था। आप विक्टिम की काउंसिल रही,
और जैसा कि मैंने अभी अपनी ओपनिंग में भी बोला, इंट्रोडक्शन में भी आपके लिए बोला कि 7 साल ज़रूर लगे लेकिन न्याय हुआ। और एक लंबी जर्नी थी, 7 साल कम नहीं होते। आशा जी को हम बार बार देखते रहे, वो न्याय की गुहार लगाती रही उन 7 सालों में, और अल्टीमेटली वो सर्व हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का खिताब निर्भया के केस को दिया गया 2012 में, जिसके चलते डेथ सेंटेंस दिया गया कल्प्रिट्स को। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है लॉ के अकॉर्डिंग? देखिए, निर्भया केस जब डिसाइड हुआ ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी, और ट्रायल कोर्ट ने जब कन्विक्शन किया उन 6 एक्यूज्ड का, 6 नहीं 5 टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड, उसमें 6 थे, एक जुवेनाइल था, 5 अदर थे, जिनको तो उन्होंने उससे पहले भी, सिर्फ निर्भया केस नहीं, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बच्चन बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, एक मच्छी का केस है, और उसके अलावा भी कई केसेस में, इवन की सबनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, जिसमें एक लेडी ने अपने 7 फैमिली मेम्बर्स का मर्डर कर दिया। तो ये सारे केसेस निर्भया केस से पहले भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आए हैं, और उन्हीं सब के आधार पर इस केस को भी डिसाइड किया गया। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर क्या आते हैं, तो देखिए, हम सभी लोगों ने देखा कि जब निर्भया के बारे में ये मीडिया में आया और ये पता चला लोगों को कि इतना हद तक क्रूअलिटी की गई, इतना ब्रुटल तरीके से उनका मर्डर किया गया, उनके साथ क्राइम किया गया, तो सभी लोग क्या कह रहे थे कि ऐसा तो जानवर भी नहीं करते हैं। तो आम पब्लिक में, लॉ की लैंग्वेज में वो अलग है, लेकिन आम पब्लिक भी ये कह रही है कि नहीं, ऐसा तो जानवर भी नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब कोर्ट डिसाइड करता है कि ये मैटर जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए है क्योंकि सोसाइटी पर इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा, एक एज ए ह्यूमन बीइंग कोई इस तरीके से ब्रुटल तरीके से किसी के साथ क्राइम नहीं करेगा, इतना हीनियस तरीके से क्राइम नहीं करेगा जैसे निर्भया के साथ करा गया। तो इन्होंने ये कई एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि उस केस की ग्रेविटी क्या है, उस केस में क्रूअलिटी किस हद तक की गई है, क्या एज ए ह्यूमन बीइंग कोई व्यक्ति इस तरह क्राइम कर सकता है, फिर उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये 4-5 उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड करे हैं। तो उन सारी चीज़ों में ये केस अपना फिट बैठ रहा था, इसलिए इस केस को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया और डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया। आप निर्भया की वकील रही, निर्भया केस में 7 साल इस केस को क्यों लग गए? निर्भया केस में 7 साल क्यों लग गए, लेकिन मैं उससे पहले एक और पॉजिटिव बात कहूँगी कि एट लीस्ट 7 साल 3 महीने बाद हमारी निर्भया के अपराधियों को सज़ा हो गई, और वो भी सज़ा जो कि इस देश में पहली बार किसी रेपिस्ट को 1 मिनट के अंदर 4 रेपिस्ट को हैंग कर दिया गया। लेकिन इन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड तो किया जाता है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। सबनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस निर्भया के साथ जब अपराध हुआ उससे पहले का केस है। सुरेंद्र कोली पुंडेर जो कि निठारी कांड बरी कर दिया गया है हाई कोर्ट इलाहाबाद से उसमें। उसके अलावा भी कई एक केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में थे जो कि पेंडिंग थे 17 साल से 18 साल से। फिर इनफैक्ट तंदूर केस भी था 1995 का, उसमें भी जो अक्यूज्ड है सुनील नाम था, यस उसको भी बरी कर दिया। आगे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से अवॉर्डेड किया गया था, सजा हुई थी और उसके बाद बरी कर दिया। तो निर्भया केस में अगर हम बात करें कि कन्विक्शन हमने करा लिया, वो हमने इम्प्लीमेंट करा लिया उस डेथ सेंटेंस को, जो कि डेथ सेंटेंस से जिनको अवॉर्डेड किया जाता है उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ये हमने करा लिया। लेकिन 7 ईयर लगने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो आपके मन से मैं कहना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारा केस ये पेंडिंग रहा। 17 महीने के बाद लिस्टिंग के लिए मेंशनिंग कराने के बाद आफ्टर 17 मंथ्स ये मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्ट हुआ है। उसके बाद हियरिंग चली, 18 में डिसाइड हुआ, फिर 18 में ही 2018 में ही हमारा रिव्यू डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद जो डेथ पेनल्टी का एक प्रोसेस है
उसमें फिर क्यूरेटिव पिटीशन, फिर मर्सी पिटीशन भी जब रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद जो है 32 का प्रोसेस रिट पिटीशन, और इसमें 4 एक्यूज थे। तो एज पर द दिल्ली जेल मैनुअल ये प्रोविज़न है कि एक FIR है और उस FIR में एक से ज़्यादा एक्यूज हैं तो इंडिविजुअली सबको सुना जाएगा, और डेथ सेंटेंस से अगर अवॉर्डेड हैं वो तो एग्जीक्यूशन जो होगा, जो फांसी पर चढ़ाया जाएगा, वो उनको साइमल्टेनियसली चढ़ाया जाएगा, ना कि सेपरेटली। तो उन सारे अपराधियों ने एक एक करके उस टाइम का जो लूप होल था उसका अपने फेवर में यूज किया। तो कहीं लॉ के लूप होल्स के वजह से भी ये मैटर काफ़ी डिले हुआ। आपने बोला कि 17 महीने लग गए इस केस में लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्यों इतना डिलेड सिस्टम है? क्योंकि जब इसका एंड रिजल्ट आया, जब नतीजा आया, जब जस्टिस हुआ, तो बात तो यही हुई कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था ये। तो उसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी एक एसेंशियल रोल 2012 निर्भया केस के बाद 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन आया। वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस में ये आया कि नहीं, फास्ट ट्रैक जो भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो मैटर फास्ट ट्रैक होने चाहिए, और स्पेशली पोक्सो और रेप केस के मैटर्स में आया। लेकिन इतना एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रेप केसेस तब से हुए नहीं, रेप केसेस तो लगातार हो रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को जिस वजह से लाया गया, आपने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट को वजूद में लाने में, तो क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट इतने इफेक्टिव हो पाए? देखिए, इफेक्टिव तो तब होंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी की स्ट्रक्चर आप बना देना, और उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो तो डेवलप नहीं किया। आपने बता दिया कि हाँ, कोई भी अगर बेटी के साथ क्राइम हुआ जो कि रेप सर्वाइवर है और उसका मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, लेकिन उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर हज़ारों केसेस चल रहे हैं और अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने एक ही फास्ट ट्रैक कोर्ट डेवलप किया है और मैटर वहाँ पर 1000 मैटर, वहाँ डेली अगर 50 मैटर्स हैं और चीफ हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड वर्क कर पाएगा? उसके लिए तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4-5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाइम पर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और जो जजेज हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, और साथ में जो एडवोकेट्स हैं जो डेट्स ले लेते हैं इस ग्राउंड पे कि आज सीनियर मौजूद नहीं है, आज किसी और कोर्ट में हियरिंग है, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है स्मृति जी। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मैं जितना समझ पा रही हूँ एक और चीज़ कि देखिए, निरंतर हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं, क्राइम भी निरंतर बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ रजिस्टर भी हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप विमेन को एम्पावर्ड कर रहे हो कि उनके अगेंस्ट जो क्राइम है वो खुल करके आएँ और रजिस्टर्ड करवाएं। जब वो रजिस्टर्ड करवा रही हैं तो डेफिनेटली कि वो बढ़ेंगे, और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमने उतना जुडिशरी पर काम नहीं किया है कि हमने बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हो हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर नहीं है। और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे रन करेगा, इसके लिए भी तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। तो ये बहुत सारा, जब तक वो सब नहीं मैकेनिज्म डेवलप होगा तब तक बहुत मुश्किल है। और मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पर भी, ये काफ़ी अच्छा आपने इशू उठाया स्मृति जी, कि क्यों ना, जब देश की 50% महिलाओं की आबादी है और उनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक तरीके के क्राइम हो रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए आप पैरेलल कोर्ट बनाइए ना, और वो पैरेलल कोर्ट विमेन के ही इशूज को देखेंगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 4-5 कोर्ट तो ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ महिलाओं के मैटर्स देखते हों। हाई कोर्ट में भी ऐसे होना चाहिए बेंचेज, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो जब तक हम कितना भी डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, कितना भी हम स्ट्रिक्ट कानून बना लें, उनका इम्प्लीमेंटेशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। अगर एक रेप की केस की बात करें जो मीडिया में है, उसमें तो टाइम पर DNA सैंपल जो दिया जाता है उसकी रिपोर्ट आ भी जाती है। बहुत सारे केसेस में 1-1 साल लग जाता है। हमारे पास लैब्स नहीं है, फॉरेंसिक लैब हमारे पास कितने हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जब ये होगा तब तो वो फास्ट ट्रैक मैटर होगा, नहीं तो वहाँ तक जब 1 साल में DNA सैंपल, 6 महीने में DNA सैंपल का रिपोर्ट आएगा, तो हाउ कैन पॉसिबल कि आप 1 साल में कन्विक्शन करा लेंगे? तो इन सारी चीज़ों पे काम भी करना पड़ेगा।
अच्छा, फिर आप ये बात से आप अग्री करेंगी कि क्या यही स्लोड जस्टिस प्रोसेस है या जस्टिस सिस्टम है जिसकी वजह से ये क्राइम्स लगातार हो रही हैं, बढ़ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं है कि जैसे आपने बोला, कई केसेस में तो एक्विट हो गए कल्प्रिट्स, कई केसेस में तो उनको डेथ सेंटेंस दिया गया लेकिन बाद में बरी हो गए। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करता है कि इस देश का जस्टिस सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम स्लो है, जिसके नाते और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये क्राइम करके छूट जाएं, फिर से एक आम जनता में हम शुमार हो जाएं, मिल जाएं, पता भी ना चले। देखिए बिल्कुल स्मृति जी, एक तो ये है कि कोई भी कंट्री दो तरीके से उसके पीपल काम करते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर का डर होगा तो फिर व्यक्ति अपराध करने से डरेगा, उसके अंदर डिटरेंस आएगा। और दूसरा है सोसाइटी का माइंडसेट कि हमने कितना देश की 50% आबादी के लिए उन लोगों को जो क्राइम कर रहे हैं, पर्टिकुलर जेंडर ही क्राइम कर रहा है, अगर रेप मैटर की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, क्या हमने उनको इतना अवेयर किया है कि वो विमेन को एक ऑब्जेक्ट ना समझ करके विमेन को उनकी फ्रीडम अगर वो इंजॉय कर रही हैं, अगर वो फ्रीडम अपनी लेकर के वर्क प्लेस पर काम कर रही हैं, तो वर्क प्लेस पर ही ये, अगर हम कोलकाता रेप केस की बात करें तो वो बेटी वर्क प्लेस पर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही थी कंट्री के लिए, उसका क्या उसकी क्या गलती थी, लेकिन उसको मारा गया। तो वो माइंड सेट जो है वही तो उसके अगेंस्ट में क्राइम करने के लिए उसको प्रोवोक कर रहा है। तो माइंड सेट और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, अगर टाइम बाउंड जस्टिस अगर मिले तो डेफिनेटली उसका डिटरेंस होगा। अगर मैं बात करूं, आपके सामने एग्जांपल दे करके, एक निठारी कांड हुआ नोएडा में, वहाँ पर करीब 30-35 बच्चों को ये न्यूज़ में आया कि मारा गया। फिर वो केस चला गया सीबीआई के पास। सीबीआई के पास जब वो केस गया, उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, डेथ पेनल्टी से दोनों को अवॉर्डेड किया गया, पुंडेर और सुरेंद्र कोहली को। जब हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, बरी कर दिया दोनों को। और बरी जब करा तो उनका जजमेंट आप देखिए कि जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था उसके साइड पे बहुत सारे लूप होल थे, इसलिए जो फैक्ट थे वो कोरोबरेट नहीं हुए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिला। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जो विक्टिम है, क्या उनको न्याय मिला? उनको तो न्याय नहीं मिला। बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज्ड को मिल गया, लेकिन यहाँ विक्टिम कहाँ है फिर? और जब बेनिफिट ऑफ डाउट, डेफिनेटली जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वो कोशिश करता है कि वो इम्प्लीकेट ना हो पाए, वो कैसे भी बच जाए, अपराध जो उसने किया है उसको सजा ना मिले, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा कर के जो विटनेस होते हैं उनको भी धमकाते डराते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, फैक्ट को भी टेम्पर करेंगे। तो जब वो फैक्ट को टेम्पर करने का उनको मौका मिल जा रहा है, जैसा कि हमने देखा अभी कोलकाता वाले केस में, सुरेंद्र कोहली वाले केस में, कि फैक्ट को जब वो टेम्पर कर रहे हैं, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और जो विक्टिम हैं या फिर जो विटनेसेस हैं उनको धमका रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए तो लूप होल बचा लिया। तो कहाँ से फैक्ट कोरोबरेट होगा? जब कोरोबरेशन नहीं होगा तो कोर्ट हमारी जजमेंट दे देगी कि क्योंकि कोरोबरेशन नहीं है, लॉ के लूप होल्स हैं इसमें, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर इसमें जो लूप होल हैं उसके वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट हम अक्यूज्ड को दे रहे हैं। और वो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर एक शातिर अक्यूज्ड समाज में जा कर के क्या मैसेज दे रहा है? कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो भी क्रिमिनल माइंड सेट के जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं वो एक स्ट्रेटजी बना करके क्राइम करते हैं स्मृति जी, और वो जब स्ट्रेटजी बना करके करेंगे तो अपने लिए तो वो कोई ना कोई रास्ता खोलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का कि भाई आपने इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी कि जिससे हर फैक्ट सामने आता और टेक्निकल तरीके से आप काम करते, सेंसिटिव तरीके से वर्क किया जाता और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता, तो डेफिनेटली एक एक्यूज्ड से ज़्यादा एक्यूज्ड तो हमारी सीबीआई, हमारी पुलिस, क्राइम ब्रांच से ज़्यादा क्या, फिर आप यही कहेंगे ना कि एक्यूज्ड ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये जब तक चीज़ों पर वर्क नहीं होगा तब तक आप देखिए कि इस केस में एक्विटल हुआ दोनों का,
एक और केस की बात कर रही हूँ, छागला केस। 2012 में फरवरी मंथ में एक बिटिया थी नेगी उत्तराखंड की, वो दिल्ली में रहती थी। छागला में उनके साथ गैंगरेप करा गया, उनको मर्डर किया गया, उनकी आइज़ को भी फोड़ दिया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कन्विक्शन किया, डेथ पेनल्टी से 3 एक्यूज्ड को अवॉर्डेड किया। हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तीनों अपराधियों को बरी कर दिया, ये कहते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट। और उसमें भी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करा था और यही क्वेश्चन उठा वहाँ पर कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर लूप होल था, दैट्स वाई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इक्वटल कर दिया। तो भाई अब ऐसे लोग, और एक और चीज़ बता रही हूँ, जब वो इक्वटल हुआ तीनों पर्सन और जेल से बाहर आए, तो मेरे पास जो न्यूज़ आई वो मैंने पता चला कि उसमें से एक अपराधी ने जाकर के चौथे या 5वें दिन ही जाकर के किसी ऑटो वाले को चाकू मार दिया। तो फिर जो अपराधी इतना हीनियस क्राइम करके अगर उनका इक्वटल हो रहा, बाहर आ रहे, मॉनिटरिंग नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके बीच हैं, लगातार वो दूसरे क्राइम कर रहे हैं। और उसके अलावा जब ऐसे लोग छूटते हैं तो 1000 पीपल्स को वो ये मैसेज दे रहे होते हैं कि जैसे मैं बरी हुआ हूँ ऐसे आप भी अगर क्राइम करेंगे तो छूटेंगे। तो जो पर्पज फुलफिल होना चाहिए था लॉ का, कन्विक्शन का, उन सब का तो वो तो हुआ नहीं है। तो फिर कैसे उसका सोसाइटी में चेंज दिखेगा? ये बहुत बड़ा कारण है। निर्भया केस जब हुआ था उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया था लीगल फ्रेमवर्क में, जिसके नाते जो स्ट्रिक्टर लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया और जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ये आया अमेंडमेंट्स के साथ, जिसमें लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। ये जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ है, एक्ट है 2013 का, इसमें क्या ऐसे खास फीचर्स हैं जिनको अंडरलाइन किया गया और उनका पर्पस कितना स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो बाकी के केसेस हो रहे हैं? मैं आर.के. हॉस्पिटल के केस के बारे में, कोलकाता रेप केस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये जो क्रिमिनल एक्ट आया, इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए थे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अलावा सोसाइटी में। देखिए, आफ्टर निर्भया केस जो बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए तो उसके बाद ये अमेंडमेंट करे गए लॉ में। जैसे रेप लॉ था 300 जिसको कहेंगे 375 जो डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें अमेंडमेंट किया गया। पहले था कि अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है और वो क्राइम, रेप का क्राइम तब माना जाता था कि जब सीमन बॉडी पर पाया जाए, प्राइवेट पार्ट्स पे पाया जाए। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट ये कर दिया गया कि पेनिट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, सीमन का पाया जाना विक्टिम की बॉडी पर ही मैंडेटरी नहीं है। जबकि अभी भी मैं देखूंगी कि बहुत सारे केसेस में जब कोई रेप का केस होता है और उसमें पुलिस वाले जो आकर के ऑफिसर्स स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं चूंकि ये रेप का केस नहीं है क्योंकि सीमन नहीं पाया गया। मतलब समझ जाइए कि उनके पास वो अवेयरनेस नहीं है, वो लॉ की वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं। जी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर निर्भया केस जब ये करा गया तो उसमें अमेंडमेंट किया गया कि पेनिट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, सीमन का पाया जाना मैंडेटरी नहीं है। पोक्सो एक्ट में भी चेंज करा गया कि जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे कि जो पोक्सो केस एक्ट है उसमें 18 साल से कम का लड़का और लड़की दोनों कवर होते हैं, क्योंकि हमारे देश में बेटों के अगेंस्ट भी क्राइम हो रहे हैं लगातार, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मैटर हैं। और हमारे यहाँ तो बच्चों को, स्पेशली मेल पर्सन को, तो ये सिखाया जाता है कि तुम मर्द हो और तुम्हें तो सहन करने की शक्ति है और तुम ये चीज़ें नहीं बता सकते। तो बेटियों के अगेंस्ट में क्राइम में तो पेरेंट्स खुल के भी आ जाते हैं, लेकिन जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए तो वो आवाज़ ही नहीं उठाते। तो पोक्सो एक्ट एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है जो बेटे और बेटियों दोनों के लिए है। बिल्कुल। उसमें ये अमेंडमेंट करा गया कि 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर पेनिट्रेशन है, इस तरीके का क्राइम है, तो डेथ पेनल्टी से उनको अवॉर्डेड करा जाएगा। जुवेनाइल एक्ट में भी चेंज करा गया 2016 में कि 18 साल से और 16 साल की जो उम्र है, पहले क्या था जो अंडर 18 है उसको आप जुवेनाइल कंसीडर करेंगे, लेकिन आफ्टर 2016 अमेंडमेंट जुवेनाइल एक्ट जो आया उसमें कहा गया कि 18 से लेकर के 16 की जो एज है, इसमें हम अगर देखा है कि क्राइम बहुत हीनियस तरीके से किया है उसने, तो उसको एज ए अडल्ट हम क्रिमिनल एक्यूज ट्रीट करेंगे, ना कि जुवेनाइल ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत सारी, स्मृति जी
नो डाउट चेंज आए, लेकिन मुझे जितना समझ में आया कि जो हमारा प्रोसीजर है, जो प्रोसीजरल लॉ है, वहाँ पर हमें वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट लॉ मेरे पास है काफ़ी। गैंग रेप में जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविज़न कर दिया गया, पहले नहीं था, पहले 20 साल का पनिशमेंट था। इस तरीके के बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। आपने जुवेनाइल परपेट्रेटर्स के बारे में बताया कि 18 साल से कम करके 16 साल उम्र कर दी गई है, और अगर हीनियस क्राइम बहुत ब्रूटल या वायलेंट तरीके से कंडक्ट किया है तो उनको एज अ अडल्ट ट्राई करना है। लेकिन सीमा जी, देखने वाली बात यह है कि अब वो जुवेनाइल्स का जो उम्र है वो 10-12 साल तक आ गया है। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी, मध्य प्रदेश में भी 12 साल के बच्चे ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया, 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ऐसे लगातार बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में लॉ के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि 16 साल जो उम्र है रखी गई है जुवेनाइल्स की, वो सफिशिएंट है या इसको चेंज करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जब डाइवर्सिटी जो होती है कि हम और आप हैं, तो हम लोगों का किसी एक चीज़ पर थॉट प्रोसेस भी अलग हो सकता है। आप हमसे अगर कम एज में हैं तो कुछ चीज़ें आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो और मैं नहीं कर सकती, राइट। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि कोई व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करेगा सेम सिचुएशन में। वैसा ही मुझे लगता है कि हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि 12 साल का जो लड़का है, बच्चा है, ठीक है, उसको हम हमारा IPC जो है उसका 82-83 सेक्शन जो था, उसमें डोली इन कैपेक्स बोलते हैं उसको, कि 7 साल से कम का बच्चा तो क्राइम ही नहीं कर सकता है, और जो 7 ईयर से 12 ईयर का है वो क्राइम कर सकता है। उस बारे में हम सोच सकते हैं, कानून सोच सकता है, राइट। लेकिन 12 साल से जो ऊपर के हैं तो डेफिनेटली इसमें एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, इसमें माइंड सेट क्राइटेरिया होना चाहिए। ये हमें केसेस टू केसेस देखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, आज जिस तरीके से हमारे बच्चों के पास एक्सेस है ईज़िली रिसोर्सेस का इवन की, और इसमें एक बहुत बड़ा, जितना मुझे समझ में आया, कि मॉनिटरिंग नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये चीज़ें हिडन हैं सोसाइटी में और इनका डिस्कशन नहीं है। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा, उसको नहीं पता है जब वो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में कि जो वो कर रहा है वो क्राइम है, क्या है, उसको नहीं पता है। ये चीज़ें भी हैं, तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और इसमें स्मृति जी कलेक्टिवली सबको वर्क करने की जरूरत है। सोसाइटी को ही कलेक्टिवली, चाहे वो स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट को, जी, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट हैं, तो गवर्नमेंट इतना तो कर ही सकती है। वर्कशॉप्स लेनी चाहिए बच्चों के लिए, एग्जैक्टली। पेरेंट्स को भी उनके साथ एसोसिएट करके होना चाहिए। मेरे पास एक केस है नोएडा का, वो बच्ची 8 साल की है और जो बेटा है वो 4 साल का है। उन बच्चों के जो अंकल हैं वो उनके साथ फिंगरिंग करते थे। अब दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं, उनका केस चल रहा है। आप सोचिए, अभी बदलापुर का हमने देखा 4 साल की बच्चियां, तो इसके लिए आप सोचिए कानून तो बाद में आएगा। एक रूम के अंदर क्राइम हो रहा है, उस बच्ची को यही नहीं पता है, उस बच्चे को यही नहीं पता है कि जो उसके साथ किया जा रहा है वो क्राइम है और किसी को बताना है। उसको इन्फ्लुएंस करके कह रहा किसी को बताना नहीं, आपके फादर को मार देंगे, आपको चॉकलेट देंगे। तो ये माइंड सेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, जो NGOs काम कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी, जिस दिन कलेक्टिवली सब काम कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर क्राइम होते हैं तो डेफिनेटली ऐसे माइंडसेट लोगों के हैं तो फिर उनके लिए कन्विक्शन है। मेरे शो पे रेखा शर्मा जी भी आई थी, फॉर्मर NCW चेयरपर्सन। उन्होंने भी बोला था कि मैक्सिमम जो रेप केसेस होते हैं, उन्होंने एक फिगर दी थी, शायद 90% जो रेप केसेस होते हैं वो घर में होते हैं, घर के अंदर होते हैं, और इंसेस्ट केसेस होते हैं, वो इंसेस्ट अब्यूज़ होते हैं। आपने ये जो केस बताया, ऐसे में अगेन मैं इस चीज़ की बात करूँगी कि डेटरेंट इन्फ्लुएंस कर लिया, फैमिली का ही कोई पर्सन है, लॉ से, जो लॉ सिस्टम है, लीगल फ्रेमवर्क जो कंट्री का बना हुआ एक देश का, उससे कोई डरता नहीं है कि अगर इनके फादर ने या मदर ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस के पास गए, FIR हुई, चलो बदनामी होगी, उससे ज़्यादा क्या होगा,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को होता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, yes. और इसके लिए एक डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है इस दिमाग की जो बीमारी है उससे निकलने के लिए। लेकिन उनको डर नहीं होता कि लॉ मुझे डेथ सेंटेंस मिल जाएगा? मतलब मैं बता रही हूँ, हालांकि वो डेथ सेंटेंस तो मैं एक अलग बात बता रही हूँ, मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी या मैं जेल चला जाऊँगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, ऐसा कुछ डेटरेंट नहीं है, डर नहीं है। एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी कभी। जब भी कोई क्राइम हुआ, अगर हम निर्भया केस की बात करें तो निर्भया केस जब हुआ तो मीडिया में हर जगह था, देश विदेश में भी प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने एकजुट होकर के आवाज़ उठाई, तो ये केस दब नहीं पाया। और इधर मैं हिडन तरीके से फाइट कर ही रही थी कि नहीं, मेरा टारगेट फिक्स था। जिस दिन ये क्राइम हुआ था 17 दिसंबर 2012 को, मुझे जब ये न्यूज़ मिली, मेरा क्लियर था विज़न कि मैं इन 6 अपराधियों को मैं फांसी की सज़ा दिलाऊंगी। मैं वो काम करूंगी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो हमारा कानून कहता है, वो मेरा क्लियर था। लेकिन आपने जो बताया कि इनके अंदर डर क्यों नहीं है, अभी रिसेंटली जब ये कोलकाता वाला केस हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब कोई क्राइम होता है तो उसका कवरेज है, लेकिन जब कन्विक्शन होता है तो उसका कवरेज भी उतना ही होना चाहिए, सज़ा का भी। और ये बहुत ज़रूरी है स्मृति जी, मैं भी इस चीज़ को देखती हूँ कि उसको कि देखो इस व्यक्ति को, इसने क्राइम किया था, इसको ये सज़ा मिली, अब ये आजीवन जेल में रहेगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। किसी और ने भी क्राइम किया तो हमारा कानून इतना सक्रिय हो गया, हमारी पुलिस इतनी सक्रिय, लेकिन ये चीज़ें तो नहीं है। और ये जब मैंने नोटिस करा कि श्रद्धा विकास वालकर के साथ केस हुआ कि उसका जो लिविंग पार्टनर, उसने उनके साथ कितना हीनियस क्राइम किया, उनके पीसेस कर दिए बॉडी के और वो डिस्पर्स कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे रिसेंटली, ये मेरा अपना खुद का नहीं है आंकड़ा, आप देखेंगे न्यूज़ में उठा करके सेम नेचर के करीब 5-6 महीने तक लगातार केसेस आए। तो आप समझिए लगातार उसी नेचर पे वो क्राइम एग्जीक्यूट की गई थी। क्या हम इसको निगेटिव वे में नहीं, जो व्यक्ति उस माइंडसेट का पब्लिसाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव डिस्कशन भी आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक जगह मैं जहाँ रहती हूँ कमला नगर में गई, तो वहाँ मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट की 2 बेटियाँ जा रही हैं और एक लड़का उनको जानबूझ करके उनके बॉडी में टच करते हुए निकला। फिर मैंने देखा कि जस्ट एक दूसरा लड़का ऑब्जर्व कर रहा था और वो लड़का आकर के उस लड़के को पकड़ करके पीट रहा, और उन बेटियों को नहीं पता है क्योंकि वो तो आगे सहमी हुई निकल गई, लेकिन उनके साथ जिसने क्राइम किया उसको कोई और बेटा पीट रहा है। अगर ये माइंडसेट हमने डेवलप कर लिया, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी रोड पर, वर्क प्लेस पर इस तरीके से क्राइम होंगे। दूसरी बात, घर के अंदर स्मृति जी, हम कितना भी हाइपोथेटिकल बात कर लें, कोई भी, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हम स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स को एसोसिएट नहीं करेंगे, जब तक सेक्स एजुकेशन, जब तक जो पोर्नोग्राफी है उसकी रेगुलेशन, ये सब नहीं होगा। अभी रिसेंटली एक स्विट्ज़रलैंड का मैंने न्यूज़ सुना था कि वहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं 12 साल तक के, बैन कर दिया उन्होंने फ़ोन, कि वो तब तक फ़ोन यूज नहीं करेंगे। तो टेक्नोलॉजी कभी कभी नो डाउट कि हमारे फेवर में होती है, लेकिन जो इनोसेंट माइंड है बच्चे का, वो बच्चा जो देख रहा है उसको नहीं पता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है क्राइम में और किसी एक्ट में, तो वहाँ पर घर का, फैमिली का भी रोल आ जा रहा है। तो फिर हम जो वर्क करेंगे ना, वो फिर कन्विक्शन पर नहीं, वो हमारा वर्क हो जाएगा प्रिवेंटिव मेजर्स पर हम वर्क करेंगे कि क्राइम होने से भी रोका जाए। अभी तो क्राइम होने के बाद एक्टिव होते हैं। सीमा जी, मगर जो आपने केस बताया, मतलब मैं जनरल पब्लिक की नॉलेज के लिए समझना चाहती हूँ कि ऐसे घर पे आपने बोला कि उन्हीं के अंकल उनको, बच्चों को अब्यूज़ कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे सेक्सुअली। ऐसे केस में अगर आपके पास केस आता है, ऐसे सिनेरियो में आपके पास केस आता है, तो क्या सज़ा के प्रावधान हैं, क्या क्या सेक्शंस लगते हैं, आगे का प्रोसेस क्या होता है? इसमें पोक्सो के दोनों केसेस हैं और इसमें डेथ पेनल्टी का केस, डेथ पेनल्टी का ये केस है, क्योंकि पोक्सो से बड़ा इस वक्त लॉ कहा जाता है, गेम चेंजर कहा गया है उसको, जो माइनर्स हैं उनके लिए, छोटे बच्चे हैं उनके लिए,
और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सीधे सीधे डेथ पेनल्टी होती है। प्रियंक कानूनगो जी से भी मेरी बात हुई थी, इसी हमारे शो पे आए थे तो डिस्कशन हुआ, तो पॉक्सो से बड़ा इस वक्त देश में एक बहुत अच्छा कानून है। लेकिन एक और अब मैं चीज़ बताती हूँ कि कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जो मशीनरी है वो कैसे वर्क कर रही है ये भी तो मैटर करता है। सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है ये भी मैटर करता है। मेरे पास एक और सेम केस है, इसी तरीके का क्राइम केस है। वो बच्ची अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, 21 ईयर की है। जब वो 14 साल की थी, उसके रियल मासी के दो बेटों ने उसके साथ रेप करा। वो बच्ची ने जब अपनी मदर को बोला, उसकी माँ ने कहा कि नहीं, बताना नहीं, रिलेटिव्स में पता चलेगा, तेरी शादी नहीं होगी बाद में, और हम अपनी रिश्तेदारी तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं। मामा ने मना करा, सब ने मना करा। वो बच्ची मेंटली कहीं ना कहीं वो अपने आप को सिक फील करती है, परेशान रहती है, पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, पेरेंट्स उसके साथ नहीं दे रहे, वो कहाँ जाए, उसके लिए प्लेटफॉर्म कहाँ है। और ऐसे केसेस स्मृति जी बहुत सारे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया नोएडा का केस है, जिसमें 4 साल की बच्ची और 8 साल का बच्चा, उसके तो पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन उस बच्ची के लिए प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ये कितना डिफ़िकल्ट है कि हमने अपनी देश की 50% आबादी को ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके लिए तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट वो जा करके कहीं एफआईआर करा सके, जहाँ पर उसका एनजीओ साथ दें। और अगर वो घर से निकल जाती है तो फिर क्या वो ये सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? उसके ऊपर तो टैग लग जाएगा कि घर छोड़ करके लड़की भाग गई है। तो माइंडसेट और सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी चेंज होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि अपनी बेटियों को वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उनको मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली एम्पावर्ड करेंगे, जिससे उनको किसी और की ज़रूरत ना पड़े अपने ही लिए फ़ाइट करने के लिए। तो उस लेवल पे वर्क करना का बहुत ज़रूरी है। जुवेनाइल्स की बात हो रही थी तो उसमें एक और मध्य प्रदेश का भी हाल फिलहाल आज ही कल में ये आया है रूलिंग। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जुवेनाइल्स आर बीइंग ट्रीटेड रादर टू लीनियंटली इन आवर कंट्री and that the legislature has not learnt any lessons from 2012 निर्भया गैंगरेप केस। ये कॉन्टेक्स्ट है कि 4 साल की बच्ची का एक 2017 में एक 17 साल के लड़के ने रेप किया और फिर उसको जुवेनाइल होम भेजा जाता है, सज़ा होती है, जिसमें से वो जुवेनाइल सेंटर से भाग जाता है और 7 लड़कों के साथ। अब आप सोचिए कि भाग किसकी वजह से रहा है। वो वहाँ पर नेग्लिजेंसी टोटली एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिसकी कस्टडी में है उन लोगों की है, और भाग करके वो कहाँ गया और क्राइम कर रहा है और कितनी और बच्चियों के साथ करेगा। क्योंकि एक बार अगर वो भाग गया, उसका हौसला बढ़ा कि हमारा तो, मैंने पहले क्राइम किया तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें, इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स सिर्फ इसलिए इतना नहीं होना चाहिए कि उनका सिर्फ सस्पेंशन हो, उनका भी कन्विक्शन का प्रोविज़न होना चाहिए। और बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस यही कहती थी कि अगर कोई एक पुलिस वाला जिसके पास आप जाते हैं एफआईआर लॉन्च नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट भी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। तभी तो फिर आप उसको एज ए नेशन के लिए आप काम करेंगे ना। आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं भाई, वहाँ पर एक देश की कोई फीमेल है, कोई बच्चा है जिसके अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, वो देश की पूंजी है, और आप उसके लिए अगर नहीं खड़े हो रहे हैं, अपना वर्क, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, उसका कन्विक्शन होगा, तो देखिए कि जो भी मशीनरी है वो प्रॉपर वर्क करेगी। लेकिन अभी तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि उसमें तो एक्सक्यूजेज है कि ज़्यादा सस्पेंड कर देते, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी, और उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की होने के बाद फिर से बहाली हो जाएगी। और फिर जब भी आप देखेंगे कि कोई भी क्राइम होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा जाता है, कहा जाता है मैंने एफआईआर दर्ज कर ली है, 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी का सर्च जारी है। ये चीज़ें देखिए बहुत, अब ये एक रटी रटाई चीज़ से हमें आगे सोचना है कि एक्चुअली हमें देश की 50% आबादी के लिए काम करना है। देश की पूंजी है और हम सबकी ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो बेटी, वो बेटा जिसके साथ क्राइम हो रहा है, वो किसी के घर का भी हो सकता है। तो जब तक हमारे अंदर ये फीलिंग वो इमोशनल वाली नहीं आएगी, ये इमोशंस का मतलब सिर्फ अपनों के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा देश मेरा अपना है, तो देश के हर नागरिक के लिए
हमें वही फील करना पड़ेगा। इसीलिए हम एम्पैथी की बात करने लगे कि किसी भी सिचुएशन में हम, जो व्यक्ति है सामने वाला, हम उस सिचुएशन में अपने आप को रख करके देखें। मैंने आईएएस की तैयारी करी है, 2014 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया है कि आप एम्पैथी वाला चैप्टर जोड़ा गया, और उसमें गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, अंबेडकर जी, सबको पढ़ाया जा रहा है, वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ाया जा रहा है कि आप अपने नेशन के लिए जब काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, तो आप ये सोच करके करिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो हमारा परिवार का सदस्य हो सकता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी मदर, मेरे फादर। आप देखिए, आपके खुद के अंदर वो पेन आप फील कर लेंगे। और निर्भया केस में स्मृति जी, मैंने वही सब फील करा है। आज मेरे पास नहीं है, उनका कंगन आंटी जी ने मुझे दिया था, निर्भया की माँ ने, उसको मैं हमेशा हाथ में पहन के रखती थी। और मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि ये हम आपसे लाखों बार माफ़ी मांग लें निर्भया, लेकिन फिर भी हम लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं। तुम्हें जीने का अधिकार था और हम लोग बचा नहीं पाए, तो एट लीस्ट जो आपके साथ जस्टिस होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने क्राइम किया हम उनको तो सज़ा दिला सकते। तो फिर उस लेवल तक उसको ले गए। मैं चार्जशीट जब पढ़ती थी रोती थी, और पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि अगर कोई पिछला जन्म रहा होगा तो वो मेरी बहन ही रही होगी, तो तभी इस लेवल पे जा कर के मैं कर पाई। अभी भी बहुत सारी बेटियों के केसेस हैं, और सबसे पहले तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जिस बेटी के साथ क्राइम हुआ है, अगर वो बेटी मेरे पास आ रही है, वो अपनी बात तो खुल के बता पाए। बिल्कुल, उनको उनको नहीं पता है, कानून की जानकारी उनको नहीं है। अभी एक केस मेरे पास आया है, 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया, 18 साल की बच्ची है। उसके पेरेंट्स ने उसको इतना फोर्स किया, दबाया कि तू चुप रहेगी। वो बच्ची अपने घर छोड़ के भाग गई। तो मुझे कांटेक्ट किया, गूगल से मेरा नंबर सर्च करा, फिर ऑफिस आ गई। मैं देख रही हूँ ऐसी बेटियों को तो सबसे पहले गले लगाती हूँ, उनको मैं नॉर्मल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि कम से कम वो बता पाएँ। तब तो वो फाइट तो बाद में करेंगे, पहले वो मेंटली इमोशनली जो ब्रेक डाउन हो रखी है, हम उनको पहले उनकी काउंसलिंग करें। तो यहाँ पर तो स्मृति जी, मुझे एक ही चीज़ लगती है कि एम्पैथी वाला कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी, हर किसी को वो फील करना होगा, तो चेंज ज़रूर होगा। नहीं, वाकई में आपने जो काम किया निर्भया में, एक बहुत ही डिटरेंट, मतलब 7 साल एक जस्टिस दिलाने में, क्योंकि मैं उस वक्त मैंने बहुत क्लोजली इस केस को कवर किया था। उस टाइम भी थी जब निर्भया के पेरेंट्स से नहीं मिली थी, और 23rd क्या आफ्टर, मतलब जब उनके साथ क्राइम हुआ तो 16 में ही प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया गेट पर, हर जगह। तो एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ था कि एक लड़की जो है वो पोल पर चढ़ी हुई है वहाँ इंडिया गेट के सामने। तो मैं उस पर चढ़ी हुई थी और मैं चिल्ला रही थी कि मुझे माफ़ कर दो निर्भया, क्योंकि हम आपको नहीं बचा पाए। तो 25 को फिर उनको सिंगापुर भेजा गया था। पता नहीं, कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर, लेकिन आसान नहीं था। वो डेथ पेनल्टी से जो अवॉर्डेड किया गया, उसको एग्जीक्यूट कराना, उनको फांसी पर चढ़वा देना इजी नहीं था। 18 मार्च 2020 को ही जो उनके डिफेंस के लॉयर थे, उन्होंने सेकंड मर्सी फाइल कर दी थी, क्योंकि सेकंड मर्सी याकूब रजाक मेमम केस जो था आतंकवादी का, उसमें फाइल हुई थी, उसका रेफरेंस दिया। तो मैं वहाँ पर फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ HMA में कि सेकंड मर्सी का प्रोविज़न इस केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूज ने खुद मर्सी फाइल की थी, इसके किसी पेरेंट्स ने, रिलेटिव ने नहीं करी, इसलिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तब जाकर के लेटर जारी हुआ कि इनके राइट सारे एग्जॉस्ट कर चुके हैं और ये फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं प्रोसीजर को, तो इनका अब जो है कन्विक्शन वो डेट फिक्स कर दी जाए। तो बहुत आसान नहीं था। दिल्ली जेल मैनुअल कहता है कि एक FIR है और एक FIR में अगर एक से ज़्यादा अपराधी हैं तो उनको आप एक साथ ही फांसी देंगे, आप सेपरेटली नहीं दे सकते हैं। और ये बच्चन वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया। शत्रुघ्न चौहान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है कि किसी भी व्यक्ति को आप लास्ट ब्रीथ तक सुनेंगे, ये उसका फंडामेंटल राइट है, जो डेथ पेनल्टी का केसेस है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शत्रुघ्न चौहान केस है, वो कह रहा है लास्ट ब्रीथ तक सुनेंगे,
और उनकी अगर एक भी पेटिशन बची हुई है और कुछ भी अगर कोई नया ग्राउंड मिल रहा है, तो आपने देखा कि रात में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा खुलता है, चाहे वो याकूब रजाक मेमम केस हो या फिर एक और अफजल गुरु केस हो। तो इन सारे केसेस में आप देखेंगे रात में सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुली है और डेथ पेनल्टी जो एग्जीक्यूट होनी थी उसको स्टे करा गया है। और निर्भया केस भी रात में खुला क्योंकि उनको उनके जो डिफेंस लॉयर थे उनको लग रहा था कि हम बचा लेंगे, लेकिन मुझे पता था कि जो हम लोगों का वर्क है और निर्भया ने जो पेन सहा है और जिस तरीके से पूरा वर्क हुआ था, वो मैं श्योर थी कि इनको सजा। आपका वो वीडियो भी देखा था, वो बहुत वायरल हुआ था जैसे ही वो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो आप और निर्भया की मदर, निर्भया की फैमिली भी थी उस वीडियो में, और आप वाकई में मतलब दैट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि फाइनली एक जस्टिस, आपने एक वर्ड बोला था, जस्टिस डिलेड बट जस्टिस सर्व्ड। ये सेंटेंस आपने उस वक्त यही बोला था। मैं आपको देखिए, ये कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं। मैं निर्भया के घर पर उनके कमरे में निर्भया की एक फ़ोटो रखी हुई है और मैं जब भी जाती थी उनके सामने हाथ जोड़ करके मैं खड़ी होती थी। 5-10 मिनट में जब भी गई खड़ी होती थी, मैं कहती थी मुझे इतनी ताकत देना कि मैं आपको जस्टिस दिला सकूं। और उनका जो चेहरा था, वो उनकी आंखें इतना कुछ सवाल कर रही हैं। मीडिया में कहीं पर भी निर्भया की फ़ोटो नहीं है जो उनकी ओरिजिनल फ़ोटो है। तो इतने सवाल थे कि आखिर वो बेटी जो डॉक्टर है, जो दिल्ली से देहरादून अकेले आ जा रही हैं, बीपीओ सेक्टर में काम कर रही हैं, वो मेंटली, इमोशनली, फिनांसली हर तरीके से एम्पावर्ड है। तो फिर एम्पावर्ड बेटी को मार कौन रहा है? वो माइंड सेट। तो भाई वो डिजर्व करते हैं, उनके लिए मर्सी तो होनी ही नहीं चाहिए। एक अलग भी डिबेट चलता है कि अभी इंडिया में डेथ पेनल्टी जो है उसका अबॉलिश कर देना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री ने कर दिया। तो पहले भाई सोसाइटी का माहौल तो ऐसा बना लो कि हमारी बेटियों के साथ इतना हीनियस क्राइम ना हो। अभी डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड होने के बाद भी लोगों के माइंड सेट चेंज नहीं हो रहे, और अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो लोग तो पता नहीं कितना क्राइम करेंगे। तो ये वो अलग डिबेट है। तो जिस दिन ये अवॉर्डेड किया, उनको हैंग कर दिया गया, उस दिन मैं और आंटी एक दूसरे को गले लग कर के रोए थे कि उनकी जो बेटी ने दर्द सहा। उनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने काफ़ी काम किया है, और मीडिया की भी मैं हर बेटी की बात करूँगी। मैं देखती थी, मेरी कई एक दोस्त भी बनी उस दौरान। बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जा कर के भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं, कवरेज दे रही हैं। तो हर बेटी ने काम किया, अपने स्टूडियो से बाहर निकल कर के रोड पर लड़ी हैं। तो सबकी एक कलेक्टिवली लड़ाई हो गई थी वो, और उसका रिजल्ट भी आया। तो उसी तरीके की रिक्वायरमेंट आज भी है, हर केस में है। वो किसी भी जाति की बेटी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी धर्म की हो, क्योंकि एक जेंडर की लड़ाई है ये, और ये उससे भी पहले एक लड़ाई, ये मानवता की लड़ाई है, ये ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है। नहीं, मेरे शो पे सीमा जी ऐसा होता है क्योंकि जिस एस्पेक्ट पे हम बात करते हैं वो वाकई में बहुत इमोशनल चीज़ें होती हैं, क्योंकि कुछ बनावटी नहीं होता है इसमें। और आपने इतना, जब एक फ़ाइट करता है इंसान, एक न्याय के लिए फ़ाइट करता है, देश के लिए फ़ाइट करता है, तो वाकई में देश के लिए तो मैं कहूँगी, क्योंकि देश एक आप ऐसा प्रेसिडेंट सेट करें कि ये करोगे तो ऐसा होगा। Exactly. तो वो चीज़ अपने आप में इतनी सशक्त होती है, और ये इमोशनल मुझे लगता है ये मेरे शो पे आकर के हर कोई, क्योंकि दिल से बात होती है। Exactly. मैं आपसे कोलकाता के जो केस हुआ है, रेप केस, उसके बारे में भी बात करूँगी। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए आप आगे का रास्ता क्या देखती हैं? देखिए, एक चीज़ तो सभी लोग जान रहे हैं जो कोलकाता में अभया के साथ हुआ। शुरुआत में नेग्लिजेंसी हॉस्पिटल की रही, प्रिंसिपल की थी नेग्लिजेंसी, पुलिस की भी नेग्लिजेंसी है वहाँ, क्योंकि एफआईआर भी टाइम पर दर्ज नहीं हुई। तो जो क्राइम सीन था वहाँ पर जो एविडेंसेस कलेक्ट हो सकते थे, जो फैक्ट हो सकते थे, वो डिस्ट्रॉय करे गए हैं। और इसमें नेग्लिजेंसी के लिए अभी हम सब ने देखा, वो अलग बात है कि ईडी ने उसको, सीबीआई ने अरेस्ट करा है जो प्रिंसिपल है संदीप घोष को, लेकिन जो एक्यूज्ड है इसमें उसके अंगेंस्ट भी जितना इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे पास एविडेंसेस आने चाहिए थे
वो नहीं आए हैं। तो इन सारी चीज़ों के होने पर क्या होता है स्मृति जी, जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट रूम में कहीं ना कहीं एक एज ए प्रोसिक्यूशन, एज ए विक्टिम लॉयर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो इसमें नेग्लिजेंसी तो थी, इतना हीनियस क्राइम हुआ, वर्क प्लेस पर वो बेटी काम कर रही है। तो अगर इसका एक हम इमोशनल एंगल देखें कि वो 23-24 आवर्स से कंटिन्यूसली काम कर रही हैं और हॉस्पिटल के अंदर 3rd फ्लोर पर हैं वो और सो रही हैं उस टाइम, और वहाँ अचानक आकर के कोई अटैक कर देगा तो कोई इंसान संभाल भी नहीं पाएगा अपने आप को। हालांकि इसमें बहुत सारे नार्को टेस्ट वगैरह हुए हैं जिसमें वो, कभी मैं सुन रही हूँ मीडिया में कि उसने एडमिट कर लिया है, लेकिन नार्को टेस्ट या अदर कोई भी उसमें पुलिस कन्फेशन में भी अगर वो एक्सेप्ट करता है कोई भी एक्यूज तो उसकी रिलेवेंसी नहीं होती है। उतनी पर्टिकुलर पार्ट की होती है जिससे हमें कोई फैक्ट मिल सकता है, कोई वेपन मिल गया या उसने कुछ और चीज़ें हैं, तो उतनी रिलेवेंसी होती है एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन उसके कन्फेस किया कि मैंने ही मारा है, वो जब तक कोर्ट रूम में कन्फेस नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। तो इस केस में भी लेकिन आई होप कि ये मैटर अच्छा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समोटो कॉग्निजेंस लिया है इसमें, और नेक्स्ट हियरिंग में इसमें जो भी चीज़ें हैं वो खुल के सामने आएंगी। सीबीआई को मैटर गया है, लेकिन फिर मैं एक बात वही कहूँगी कि सीबीआई को जब ये केस गया है तो 5 दिन बाद गया है, और शुरू के 24 आवर्स किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तब तक एक्चुअल में जो कल्प्रिट अगर और भी होंगे इसमें तो वो तो बच निकले हैं। कंस्ट्रक्शन करवा दिया गया, जस्ट जो रूम था, जो क्राइम सीन था उसके पीछे वाले रूम में कंस्ट्रक्शन हो गया वहाँ। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कभी कभी जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनका ड्यूटी होती है क्राइम को रोकने की, जब वो अपने को बचाने के लिए, दूसरों को सेव करने के लिए इस तरीके से जब चीज़ें करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो सिर्फ उस एक व्यक्ति को तो बचा रहे होते, 2-3 को जो भी उसमें एक्चुअल कल्प्रिट हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा निगेटिव काम कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए कर रहे होते हैं। तो ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और आई होप कि कम से कम जो मेन एक कल्प्रिट इसमें बताया जा रहा है संजय रॉय, तो उसको भी जो केस है उसके अगर हम पूरे एलिमेंट्स को देखें तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, और इसमें डेथ पेनल्टी से कम इसकी सज़ा नहीं होगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है सीमा जी कि जो मेन कल्प्रिट होता है, जो कल्प्रिट्स होते हैं या एक्यूज्ड होते हैं, वो होते ही नहीं, वो उनको पकड़ ही नहीं पाती है पुलिस या सिस्टम, वो सिस्टम के से बाहर ही रहते हैं, वो आम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन कई बार इनोसेंट को फ्रेम कर दिया जाता है। मैं इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, कोलकाता केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और भी बाकी केसेस की बात कर रही हूँ। हमारे पास एग्जांपल है, नोएडा में 2-3 साल पहले केस हुआ था। एक वो लड़का बच्चा था, उसने अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए अपने ही स्कूल के 4 या 5 साल के बच्चे का मर्डर किया था, और फ्रंट पर उसको इम्प्लीकेट कर दिया गया था एक ड्राइवर को, जो बस का ड्राइवर था, और उसने कन्फेस भी कर लिया था। लेकिन बाद में जब ये मैटर आई थिंक सीबीआई को या क्राइम ब्रांच को गया तो उसमें रियलिटी सामने आई। तो ये चीज़ें भी हैं कि इसमें जो पुअर लोग हैं उनको किसी को लालच दे दिया, या इसमें एक और चीज़ है कि जो जुवेनाइल एक्ट है वो इतना थोड़ा सा लिबरल क्यों है, हम उसमें सुधार की तरफ क्यों काम करते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि कभी कभी क्या है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका इस्तेमाल करते हैं क्राइम कराने के लिए। तो जो कैलाश सत्यार्थी जी काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए, तो उनका यही कहना है, और ये रियलिटी भी है कि इसीलिए कि एक बच्चा, लड़का जो है 16 साल का, 17 साल का, उसको थोड़ा सा लालच दिया गया पैसों का, या उसको धमका दिया गया कि तुम्हारे फादर का मर्डर कर देंगे, और वो जा कर के किसी का क्राइम कर दे, किसी का मर्डर कर दे रहा है, राइट। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भी ये जुवेनाइल एक्ट जो है कि हम कैसे, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसको जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को लोग यूज कर लेंगे अपने लिए। तो इसीलिए एक बैलेंस इसमें जुवेनाइल एक्ट में बनाया भी गया है। आपने बोला कि ये कोलकाता रेप केस में जो अभी हमारी बात हो रही थी, तो डिस्कशन ये हो रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। अच्छा, अगर बहुत ब्रीफ में मैं जानना चाहूँ कि सो मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट किन केसेस में, किन परिस्थितियों, किन कैसे सिचुएशंस में लेता है? जब देखिए कोर्ट को ये लगने लगे कि इसमें मैटर बहुत ऐसा है
कि सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, और इसमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कभी कभी ये मैटर हो जाता है कि दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी जैसे जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं थी, वो लगातार खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जस्टिस आइए। तो जो संदीप घोष था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए था। तो ये मैटर सफिशेंट था, और लगातार कम से कम 7-8 दिन जब मीडिया में चल रहा और कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा है। सीबीआई को दे देने मात्र से कोई भी केस वहाँ पर सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि फ्रंट पर एक एक्यूज्ड आ गया संजय रॉय, लेकिन सभी लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से उस बेटी के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है कि ये किसी एक व्यक्ति का क्राइम नहीं है, इसमें बहुत सारे कल्प्रिट हो सकते हैं। तो लोगों के पास फिर क्या प्लेटफॉर्म, क्या, तो कहीं तो कोई ना कोई अब फिर आ जाता है हमारा, जिसको आम भाषा में हम न्याय का मंदिर कहते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, जिनको पावर है सोमोटो कॉग्निजेंस लेने का। तो सोमोटो कॉग्निजेंस उन्होंने लिया कि जो मैटर एक पब्लिक इंटरेस्ट का बन गया, कि देश की 50% आबादी की सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है, डॉक्टर उनका अलग कि हम वर्क करते हैं और हमारी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, डॉक्टर्स के साथ क्राइम हो जा रहा, तो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात होने लगी और विमेन राइट्स की बात होने लगी। तो बहुत सारे एंगल थे। गवर्नमेंट वहाँ की बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो कोर्ट को लगा कि सबसे बेस्ट कि इसको क्यों ना हम खुद सुने इसको, तो ऐसे केसेस में लेते हैं सोमोटो कॉग्निजेंस। अच्छा, मैं श्रद्धा वॉलकर केस के बारे में भी बात करूँगी। 2022 का ये केस था, जिसको ऑब्वियसली आपने इस केस में आप वकील रही हैं श्रद्धा वॉलकर श्रद्धा वॉलकर की साइड से। सीमा जी, इस केस का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? इसमें ये श्रद्धा वॉलकर केस अभी जो है ट्रायल कोर्ट ये साकेत में चल रहा है, और करीब इसमें 160 के नियर अबाउट जो है क्रॉस एंड चीफ हो चुके हैं विटनेसेस के। सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी फाइल हुई है, और आई होप कि ये दिसंबर तक ये केस फाइनल हो जाना चाहिए, इसमें जजमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ स्मृति जी इसमें बताना चाहूँगी मैं, कि जो अक्यूज्ड है आफ्ताब पूनावाला, चूँकि मैंडेटरी होता है इसमें जो अक्यूज्ड है उसका कोर्ट रूम में प्रेजेंट होना जिस दिन हियरिंग होती है, वो व्यक्ति को अगर कोई भी देखेगा उस अक्यूज्ड को, तो ये कहेगा उसके अंदर जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, कॉन्फिडेंस से रहता है। कभी कोर्ट रूम में ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पर मतलब कोई पॉइंट ऐसा लॉ का आ गया कि लोग आपस में डिस्कस करने लगे, जज साहब, जज मैम हैं और सभी, तो वो हंसता है बैठ करके, उसके अंदर डर नहीं है। और ये डर क्यों नहीं है कि कभी कभी ये लगता है कि नहीं, श्रद्धा विकास वालकर का केसेस में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ वाला होगा, इसमें डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऑफ कि उसने जो क्रिवलिटी करी है वो बॉडी के साथ करी है, ना कि अलाइव श्रद्धा के साथ करी है। लॉ जो है ना वो बड़ा माइन्यूट तरीके से इंटरप्रिटेशन उसका होता है। तो और दूसरा उसका नार्को टेस्ट भी हुआ, उसमें भी उसने एडमिट करा है, पुलिस के सामने उसकी कन्फेशन है कि हाँ हमने कैसे मारा। इसीलिए तो श्रद्धा के जो बॉन्स हैं उनको रिकवर कर पाए, हम लोग कलेक्ट कर पाए। महरौली के जंगल में फेंका था उसने जिस तरीके से, तो वो क्यों हंस पा रहा है, क्योंकि हम दोनों डिस्कस इस चीज़ को कर ही चुके हैं, इसलिए हंस पा रहा है क्योंकि उसको पता है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास होगी, और उसमें भी किसी ना किसी स्टेज पर क्योंकि कर दिया जाएगा, क्योंकि ये केस पूरा कोरोबोरेशन पर है, इसमें कोई भी चश्मदीद आई विटनेस जो है वो नहीं है। तो जो केसेस जो हैं कोरोबोरेशन पे होते हैं तो उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रूव करना कोर्ट रूम में। और एक और बात है कि जो मैं अभी अपने रिसर्च के दौरान भी पढ़ रही थी कि उसको जो सज़ा दी गई है अभी फ़िलहाल, उसको जो जेल में रखा गया उसमें वो 8 घंटे बाहर जाकर के घूम के आ सकता है, ऐसा भी है कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है वो, ऐसा नहीं है। अच्छा सीमा जी, श्रद्धा वॉलकर केस से भी रिलेटेड जैसा कि आप अभी बोल रही थी कि लगातार 5-6 केसेस हुए, जिनमें अगेन जो प्रोमिनेंट केस हुआ निक्की यादव साहिल गहलोत केस हुआ, उसके बाद सरस्वती विद्या और मनोज वो वाला केस हुआ जिसमें कुकर में बॉडी पार्ट्स को सीटी लगा करके डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया। अभी भी इन्वेस्टिगेशन, चीज़ें, प्रोसेस अंडरवे हैं। निक्की यादव वाले केस की मैं आपको बताती हूँ,
जिस तरीके से श्रद्धा के साथ क्राइम हुआ, निकी यादव वाले केस में वो लड़का जो शाहिल है निकी से मैरिज कर चुका था, लेकिन उसके घर वाले प्रेशर डाल रहे थे तो उसने इस बेटी का मर्डर करके फ्रीजर में रखा अपने रेस्टोरेंट में और वहाँ जा कर के वो मैरिज कर रहा था। तो और इसी तरीके का एक केस हुआ जो बॉम्बे का था, मनोज वाला आपने केस बताया, सरस्वती वाला। इस सारे केसेस में आप सिमिलरिटी देखेंगे, लिविंग पार्टनर हैं और वो ये क्राइम कर रहे हैं। तो ये सब जब मैंने देखा कि श्रद्धा केस हो या फिर निर्भया केस हो, निर्भया केस के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं ये केस फाइट कर रही थी मेरे पास एक फ़ीमेल आई, उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था और उनका ये कहना था कि मैम मेरा जो हस्बैंड है वो ये कहता है, जब हमारी झगड़ा होता है कहता है कि तेरा हाल ना मैं निर्भया जैसा करूँगा। और निर्भया जैसा हाल करने का मतलब कि उनके साथ जिस तरीके से जो क्रूअलिटी की गई उनके प्राइवेट पार्ट में, रॉड ऑल दैट, तो नेगेटिव जो चीज़ें हैं लोग उसी तरीके का बिहेव करने लगते हैं जो कि उस तरीके का हीनियस जो क्राइम है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पेरेंटिंग हो रही है उसमें हर एक स्कूल में, हर कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरत है। कम से कम महीने में 2 महीने में एक सेमिनार ऐसा हो, वर्कशॉप ऐसा हो कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये व्यक्ति है जो ये लड़का है या ये लड़की है, उसका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का है कि ये आगे आने वाले टाइम में कुछ कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और निक्की वाले केस में भी अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि किसी पर्सन ने मुझे बोला था कि मैम आप वो केस देखिए, और मैंने अप्रोच भी किया उस फैमिली को, लेकिन वो फैमिली फ्रंट पर ही नहीं आना चाह रही है। आप लोगों ने अगर देखा होगा मीडिया में वो नहीं आए, इसलिए क्योंकि उनका थ्रेडनिंग इशू है। इसमें दिल्ली पुलिस का भी एक कांस्टेबल का इन्वॉल्वमेंट था, उसने पूरा सपोर्ट किया कि मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं बचा लूँगा, राइट। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें थी और वो लोग फ्रंट पर नहीं आए। और एटलीस्ट मैं कहूँगी कि निर्भया के पेरेंट्स ने फ्रंट पर आकर के अपनी बेटी का नाम भी डिस्क्लोज करा और उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो बीमार रहने लगे दोनों लोग, वो मुझे पता है कि क्या उन्होंने सफ़र करा, लेकिन वो लड़े और आगे आए। श्रद्धा के फादर भी मुंबई में रहते हैं, स्टिल उन्होंने ये केस दर्ज किया, फाइट किया और वो स्टिल अभी उन्होंने श्रद्धा के नाम से अभी ट्रस्ट भी बनाया और वो अदर गर्ल्स के लिए भी काम करना उन्होंने शुरू करा है। तो पेरेंट्स को सामने आना चाहिए। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप एक वुमेन क्रिमिनल लॉयर हैं। देश में बहुत कम वुमेन क्रिमिनल लॉयर, महिला क्रिमिनल लॉयर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट होने के साथ साथ आप समाज के लिए भी काफ़ी कुछ कर रही हैं कार्य। ऐसे में मैं आपका प्रोफेशनली ही बात करूँगी कि एक वुमेन क्रिमिनल लॉयर होने के नाते किन किन चैलेंजेस का इस करियर में, इस प्रोफेशन में आपको सामना करना पड़ा, और कोई ऐसे कोई वाक़या, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हैं? स्मृति जी, 2 चीज़ें हैं। देखो, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनसे अपनी बेटियों को बचा के रखना है, और वही बेटी जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट खड़े होकर के लड़ते हैं, सोचिए वो चैलेंज तो कम नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जब हम एज ए एडवोकेट फाइट कर रहे होते हैं तो अभी भी सोसाइटी का उतना माइंडसेट नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ और हाई कोर्ट्स की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उतना नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि हम लोगों को भी बहुत कुछ चैलेंज झेलना पड़ता है। अगर मैं 2 केसेस का मैं एग्जांपल दूंगी आपको। एक हाथरस केस हुआ, उसमें मैं 2020 में मैं दिल्ली से वो केस हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटेंड करने जाती थी। कोर्ट रूम के अंदर ड्रिंक करके एक वकील ने आकर के कह रहा है ये केस नहीं कर सकती क्योंकि ये केस जो है प्रोजिक्यूशन का है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, आप SC/ST एक्ट भी पढ़ लो, उसमें विक्टिम को सुना जाना मैंडेटरी है थ्रू काउंसिल। तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसका ईगो हर्ट कर गया कि एक थोड़ा सा उसको ये भी लगा दिल्ली से आ रही हैं, लोकल वकील क्यों नहीं है। टेरिटरी वाला भी एरिया कभी कभी हो जाता है, विमेन भी हैं, ठीक है, और थोड़ी पता भी है, और पता भी है, और थोड़ी सी हमसे ये एज में भी कम है। 2020 की बात है। फिर वो गया तो कम से कम 10-15 एडवोकेट्स को लेकर के आया,
सारे एडवोकेट्स आकर के कोर्ट रूम के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जज है उनके सामने मुझ पर चिल्ला रहे हैं। सिर्फ स्मृति जी वहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं हुआ, बाकी वो पूरा माहौल था कि जज को इमीडिएटली एडजर्न करना पड़ा मैटर को, और एडजर्नमेंट दे करके तुरंत पुलिस को फ़ोन करा कि सीमा मैडम को आप पुलिस घेरे में लो। कैन यू इमेजिन, जब हम बयान करा रहे हैं अपने विक्टिम का, अपने मतलब उसका विटनेस का, उस टाइम 5 कांस्टेबल के पुलिस घेरे में मैंने हाथरस कोर्ट के अंदर बयान करवाए हैं उनके, और वहाँ पर मैं बराबर रिएक्ट कर रही थी वर्बली उन लोगों से। जब वो लोग मुझे बोल रहे थे दिल्ली से आकर के कोई वकील यहाँ नहीं लड़ सकता है और समझती क्या है अपने आप, मैंने कहा मैं कुछ नहीं, सिंपल वकील हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं विक्टिम का पक्ष रख रही हूँ। तो आप समझिए वहाँ पर मुझे लगता है कि कोई जेंट्स वकील होता तो शायद वो चीज़ें नहीं होती, और वो कौन है मतलब वो। और एक और चीज़ उसमें हुई कि एग्जिबिट जब चल रहा था, जब बयान चल रहे थे, तो उस बेटी की जो पैंटी थी वो उसको कोर्ट रूम में खोला गया। एक काउंसिल वहाँ पर जो हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही था, उनका नाम नहीं मुझे पता, वो भी खड़े हुए थे, कह रहे इसको ठीक से एग्जिबिट कराना, इसको ठीक से कराना। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये मुझे वो ऐसे करने के लिए कि ये थोड़ा हेजिटेट होंगे। तो भाई हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि तुम्हारी मानसिकता से अब हमारी जैसी बेटियां शर्मा करके डर के पीछे हटने वाली नहीं है। यही तो लड़ाई हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं ना, तो हमें तो ये सब झेलना पड़ेगा, और झेल करके हम रिएक्ट भी करेंगे, अपने को प्रोटेक्ट भी करेंगे और दूसरों के लिए भी लड़ेंगे। तो ये सब हुआ। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट ने, इस केस में हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था पहले ही, उसमें मैंने इंटरवीन एप्लीकेशन फाइल करी। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उनका डिमोशन किया गया, वो हाई कोर्ट के जस्टिस बनने वाले थे, तो उनका डिमोशन हुआ। पूरी हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छावनी में तब्दील हो गई, और मुझसे मेरी फैमिली लगातार रिक्वेस्ट कर रही कि बेटा आप ये केस छोड़ दो, नहीं जाओ, आपकी जान को खतरा है। लेकिन मैं नहीं मानी, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। फिर मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी, तो एक गाड़ी मुझे दिल्ली स्कॉट करने के लिए आती थी, फिर वहाँ ले जाती थी, फिर वो छोड़ने आते थे। लेकिन स्टिल हमेशा जब तक ये केस लड़ा, मैंने मेरी जान को खतरा बना रहा। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग गाड़ी से निकल रहे हैं, हमारे जूनियर साथ में होते थे, तो अब मैं बता दी हमारे पास कोई वेपन तो है नहीं, तो उनको मैं कहती कि एक काम करते हैं, हम लोग अपनी अपनी फाइलें साइड में लगा लेते हैं कि अगर इधर से गोली चलेगी तो एक फ़ाइल हमारी ये है कोर्ट की, एक उधर से, ऐसे करके मतलब हमने ऐसे माहौल में काम करना पड़ जाता है कभी कभी। तो मैंने लिखा भी उस टाइम काफ़ी, और लेकिन ये है कि जिस दिन भी ये केस डिसाइड हुआ उस दिन भी हमारे काफ़ी जूनियर सभी लोगों ने साथ दिया, साथ में गए हमारे। अभी एक और केस है, हाँ, वो है ललितपुर का। 15 साल की बच्ची के साथ रेप करा, बाहुबली आदमी है, और उसकी पत्नी ने और उस आदमी ने, जब उस बच्ची ने बोला घर पे बता देंगे, उसको अपने ही घर में मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया। उस केस में मेरे पास अभी स्टिल वो चल रहा है, क्योंकि उसमें डेथ पेनल्टी से मैं ऑडिट कराऊंगी, तो फाइनल आर्गूमेंट पे वो केस लगने वाला है। तो धमकी है कि यहाँ आकर के दिखाएं, और कहाँ से कौन सी गोली स्मृति जी कब आएगी लगेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो मैं बेटियों के लिए कर पा रही हूँ इंडिविजुअली, जो मेरी कैपेसिटी है वो कुछ बेटर है, कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। तो ऐसे मेरे ही नहीं, ये तो मैंने अपने बारे में बताया। रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जस्टिस रिटायर हुई हैं हिमा कोहली जी, उनका इंटरव्यू देखिए आप। उन्होंने बोला कि विमेन, एज ए विमेन जस्टिस भी उतना कंफर्टेबल माहौल नहीं है, फैमिली कोर्ट में ही फीमेल क्यों जाएंगी? जब हम जस्टिस बन रहे हैं, लॉ हम इक्वल तरीके से पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हमारा माइंड भी वैसे ही वर्क कर रहा है। तो कुछ जेंडर में, कुछ हमारे बॉडी के पार्ट डिफरेंट होने से आपने हमें कमज़ोर क्यों समझ लिया है? और ये होता है कि ये विमेन है, इसको फैमिली कोर्ट दे दो, ये विमेन पुलिस है तो इसको थाने के अंदर बैठा लो, ये विमेन है तो इसमें मीडिया को भी मैं बोल रही हूँ कि इनको हम डेस्क दे देते हैं एंकरिंग के लिए। जबकि मैंने देखा है मेरी बेटियाँ कितना डेयरिंग तरीके से जाकर के फील्ड में वर्क कर रही हैं। तो भाई अब उनको वो बदल चुकी हैं और आगे भी बहुत कुछ बदलना चाहती हैं अपने परसेप्शन से। सोसाइटी में जो कमियां खामियां हैं, एक सोसाइटी कभी परफेक्ट तो नहीं होती है ना, तो
कमियां खामियां हैं, अगर वो फीमेल उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी वर्किंग स्टाइल से, तो शायद क्राइम भी कम हो जाएगा, करप्शन भी कम हो जाएगा और देश भी ग्रोथ करेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उस 50% आबादी को वो हम एक माहौल प्रोवाइड करवाएं जहाँ पर वो सेफ सिक्योर तरीके से काम कर सके, जहाँ वो माँ की कोख में भी सुरक्षित हो, जहाँ पर वो स्कूल कॉलेज में हर प्लेस पे सुरक्षित हो। तो अभी उस लेवल पे तो सभी को वर्क करना पड़ेगा। अभी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मुझे लगता है ऐसा सोसाइटी, एक समाज के तौर पे एक पर्पसफुल वे में मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। सीमा जी, आप आई एम श्योर इतना व्यस्त, इतना ऑक्यूपाइड आपका समय था, लेकिन ये इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी था और आप आई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके साथ एक और चीज़ बोलूँगी, आप ऐसे ही अपना जो कार्य कर रही हैं निर्भीक तरह से ऐसे ही करते रहें। बहुत अच्छी बात मुझे मेरे शो पे फिर से मैं बोलूँगी, मेजर गौरव आर्या का कुछ एपिसोड्स पहले मैंने शो किया था, इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी मेरे शो पे कि देखिए मरना एक दिन सबको है, लेकिन एक गोल के साथ मरे तो बहुत अच्छा लगेगा। देश के नाम मरे या वो एक अस्पताल में बिस्तर पे तड़पने से अच्छा है कि देश के नाम की एक गोली लग जाए। हालांकि मोटिव ये नहीं है, बात यह है कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत शिद्दत से करेंगे, है ना, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे फिर वो हमारे देश का लॉ सिस्टम हो, हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमारे देश की सेना हो, हमारे देश की नेवी हो, कोई भी सिस्टम हो या मीडिया हो। मेरा तो एक ही लालच है, मैं बताऊं, जितना भी काम कर रही हूँ उसके पीछे, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, काम करते हुए जाऊं और तिरंगा में लपेट करके जाऊं, इसके अलावा और कुछ इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता बस। और मेरी देश की जो आगे आने वाली जनरेशन है, बेटियों की 50% वो बेखौफ आज़ाद घूम करके काम कर सके, क्योंकि स्मृति जी, मैं देख रही हूँ मेरी बेटियाँ बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, कभी उनके डोमेस्टिक वायलेंस के रीज़न से, कभी स्कूल कॉलेज ड्रॉप हो जाता है, और हमारी बेटियों को जब मौका मिला तो प्रूव करें। ओलंपिक में आप देखिए इक्विवेलेंट बॉयज़ के, जबकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम है। उनके लिए आप देखिए, जब हम निकलेंगे, अभी देखिए मैं यहाँ से आपके स्टूडियो से घर जाऊँगी, शायद ही कोई फील्ड होगा जहाँ पर बेटियाँ खेलती मिलेंगी। नहीं, मेरे बेटे खेल रहे हैं, और प्रूफ जब करने की बात आती है तो लिमिटेड रिसोर्सेस में प्रूव कर रहे हैं। तो ये देश की जो पूंजी है, ये कैपिटल है बेटियों के माइंड का, मुझे लगता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबको यूज़ करना चाहिए। देश बाकी में मेरा समृद्ध भारत बनेगा। बिल्कुल। और इसी नोट पे मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू स्मृति जी, बहुत अच्छा लगा, और लिटरली आपके साथ मुझे बैठ करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।